हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि आपका एक फिक्शन थाइमस होता है, थाइमस ग्लैंड, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दो प्रश्न आज हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। अभी पूरा नहीं देखते हैं उनको बाद में पछताना पड़ेगा मेरे डियर। चूँकि आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं और बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में ही दिक्कत करते हैं और बायो साइंस में ही फेल करते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार वीडियो देखिए और जितना बार मन हो हूँ। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्लीहा क्या है, एस्पिलिन क्या होता है, इसके संरचना और कार्यों को बताना है। आप सभी से 5 नंबर में अगर एस्पिलिन के बारे में पूछेगा तो आपको एस्पिलिन क्या है बताना है और उसके कार्यों को बता देना है और चित्र को उसको जो है बना देना है, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्लीहा होता क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को जानिए। तो मेरे डियर, प्लीहा लसिका तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। अब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, लसिका में लिम्फेटिक सिस्टम में प्लीहा क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्लीहा जो होता है वह एक लिम्फेटिक ऑर्गेन है। ठीक है ना, वह लसिका तंत्र का एक सबसे मुख्य अंग है। चाहे मैं आप लोग को टॉन्सिल भी बताया हूँ, तो टॉन्सिल भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक जो है बहुत अच्छा ऑर्गेन है। ठीक है, उसी प्रकार से एस्पिलिन हो गया, तो यह भी थाइमस हो गया, ये सब के सब आपके लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गेन है। ठीक है ना, तो प्लीहा जो है, एस्पिलिन जो है लसिका तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। ये बात समझिए। पहला, यह रेटिक्यूली लिम्फेटिक ऊतक के द्वारा स्थित होता है। यह उदर में बाएं तरफ, मतलब जैसे ये शरीर है, ठीक है, तो बाएं तरफ मतलब इस साइड, ठीक है ना, इस साइड जो है यह अमाशय पेट के पीछे जो है स्थित होता है और पेट के ऊपर से पेट के पीछे होता है। समझ गए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो पोजीशन सबसे पहला याद रखिएगा कि यह रेटिक्यूली लिम्फेटिक ऊतक के द्वारा स्थित होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा कि यह किस ऊतक के द्वारा जो है स्थित होता है, तो रेटिक्यूली लिम्फेटिक ऊतक के द्वारा पोजीशनिंग होता है, स्थित होता है। कहाँ पे स्थित रहता है, तो जो एस्टोमिक होता है, जो उदर होता है, उस एस्टोमिक के लेफ्ट साइड में पीछे से जो है होता है और ऊपर की तरफ होता है। समझ गए, तो ये पोजीशन देख लीजिए। मैं फिगर भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। यह अत्यंत कोमल होता है। यह बैगनी कलर के होता है और चिकनी सतह के होता है। अंदर से बिना कोशिका वाला तथा संपूर्ण पेरिटोनियम से ढका होता है। मतलब इसके अंदर से बिन कोशिका वाला होता है और ये संपूर्ण में जो है पेरिटोनियम से ढका होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह कोमल होता है, बैगनी कलर के, चिकनी सतह के होता है, इसके अंदर बिन कोशिका वाला होता है और यह संपूर्ण पेरिटोनियम से ढका होता है। चीज़ों को समझ रहे हैं, चलिए। इसका आकार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। अब जैसे यह एक ऑर्गेन है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक मुख्य ऑर्गेन है, तो यह सभी व्यक्ति में अलग अलग जो है आकार में, शेप में होता है, अलग अलग वजन में होता है। नॉर्मली इसका आकार देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका वजन की बात किया जाए तो लगभग मेरे डियर एवरेज वजन जो है 150 से लेकर 250 ग्राम तक का हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ को समझिए, नॉर्मली एवरेज सब में 150 ग्राम का ही नॉर्मली होता है। तो एक बात आप लोग को समझ गए कि प्लीहा क्या होता है। तो मेरे डियर, प्लीहा एक सबसे लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य ऑर्गेन है। यह कहाँ होता है, तो जो पेट होता है, पेट के जो है पीछे से ऊपर में स्थित होता है। ठीक है, ये समझिएगा। और यह बाएं तरफ ही होता है, चूँकि पेट भी बाएं ही होता है, तो यह पेट के अमाशय के भी बाएं तरफ से होता है। ठीक है ना, ये समझ गए। यह जो है रेटिक्यूली लिम्फेटिक ऊतक के द्वारा स्थित होता है। यह अत्यंत कोमल और बैगनी होता है, साथ में यह चिकनी सतह का होता है। ठीक है, इसके अंदर से बिन कोशिका वाला और संपूर्ण पेरिटोनियम से ढका होता है। मतलब यह टोटल जो है पेरिटोनियम से ढका होता है। ओके, इसका आकार प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मली इसके आकार की बात किया जाए तो 12, 7, 2.5 याद रखिएगा। ठीक है, 12, 5 घटाइए 7 और फिर इसमें लगभग 5 घटा दीजिए, यानी 2.5 जो है मोटा, यानी सेंटीमीटर में 12, 7, 2.5 सेंटीमीटर का होता है। और इसका वजन लगभग बात किया जाए तो 150 से 250 ग्राम में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बेसिक नॉलेज हुआ लसिका के प्लीहा के बारे में, एस्पिलिन के बारे में। अब यहाँ पे इसी का इंग्लिश हमने दे दिया है, देखिए कितना अच्छे से। ठीक है ना, अब जो इंग्लिश वाले होंगे उनको समझने में आसान होगा, क्योंकि हिंदी के नीचे इंग्लिश दिया गया है एकदम आसान भाषा में। अब बातें यहाँ पे आती है, ये जो है हमारा देख लीजिए, यही कुछ जो है हमारा
प्लीहा होता है, ठीक है। यही प्लीहा है, ये प्लीहा है, जानते हैं। और यह प्लीहा के आर्टरी है, और ये जो ब्लू वाला इससे निकल रहा है यह स्प्लेनिक वेन है, सिरा है। तो दो निकलता है, आर्टरी और वेन। और आप लोग जानते हैं आर्टरी के द्वारा ब्लड जाता है, शुद्ध ब्लड, और वेन के द्वारा अशुद्ध ब्लड निकलता है। तो ये जो है हमारा स्प्लीन है। चीज़ों को समझ गए। चलिए देख सकते हैं चिकनी सतह के है, ठीक है, गुलाबी कलर में जो है यह होता है। तो इस चीज़, सॉरी गुलाबी कलर ही है, ठीक है ना, पर्पल, हाँ बैगनी कलर के होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है, ठीक है ना। यह फिगर में अलग हो सकता है लेकिन आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आर्टरी और वेन होता है, जिसे स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन कहते हैं। अब आप लोग को समझने की चीज़ें कहाँ हैं, जैसे मानिए यह ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप इस अपने साइड से देखिएगा, आप अपने साइड से देखिएगा तो आपका जो पेट होता है, स्टोमक होता है, वह इस साइड में होता है, ठीक है ना, इस साइड में। और इस साइड में क्या है, ये हमारा लीवर है, ठीक है ना। और इधर एक किडनी होता है, एक किडनी इधर होता है, और बाकी के ये सब क्या होते हैं, आंत होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा एक क्या होता है मेरे डियर, यहाँ पे हमारा एक स्टोमक होता है, ठीक है। यहीं पे जो है लीवर के लेफ्ट साइड में हमारा एक क्या होता है, स्टोमक होता है, अमाशय होता है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं इस वाले जो हमारा आयताकार भाग है, वर्ग वाला भाग जो है स्टोमक है, ठीक है ना। अब इसी स्टोमक के पीछे से जो है स्प्लीन लगा होता है लेफ्ट साइड में, और ऊपर की तरफ स्प्लीन होता है, ठीक है। तो यही जो है हमारा स्प्लीन होता है, देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ना, ये वाला यही स्प्लीन होता है, समझ गए। तो कहाँ होता है, समझ गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी बातें आती है संरचना का। संरचना देख लीजिए, स्ट्रक्चर। तो प्लीहा जो है ओवल शेप में होता है मेरे डियर। प्लीहा जो होता है ज़्यादातर ओवल शेप में होता है, यानी अंडाकार आकृति में हो सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे की ओर एक हाइलम होता है, यह पेरिटोनियम से ढकी रहती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए हाइलम क्या होता है। तो हाइलम एक छिद्रनुमा धंसा हुआ चीज़ें जो है एक जगह होता है जहाँ से आर्टरी और वेन निकलता है, प्रवेश करता है, ठीक है। तो वही हाइलम होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मानिए यही जो है हाइलम होगा, जहाँ से यह आर्टरी वेन निकल रहा है, प्रवेश कर रहा है ना, तो यहाँ पे धंसा हुआ है, ठीक है। तो यही धंसा हुआ जो जगह होता है इसको हाइलम कहा जाता है। आप लोग को मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे यह जो है अंडाकार आकृति में होता है, पता है। इसके नीचे एक हाइलम होता है, और यह टोटल के टोटल पेरिटोनियम से ढका होता है। आप लोग को ऊपर में भी पता है कि यह पेरिटोनियम से टोटल कवर किया होता है। इसका कैप्सूल फाइब्रस ऊतक से घिरा होता है, मतलब इसका जो कैप्सूल होता है, ये जो प्लीहा है, इसका जो कैप्सूल मतलब जो इसका आवरण होता है ना, यह टोटल फाइब्रस ऊतक से बना होता है, ठीक है, घिरा होता है। ओके, यह प्लीहा के आंतरिक भाग का निर्माण करता है, ठीक है, जिसे ट्रेकिलियर कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका कैप्सूल फाइब्रस ऊतक से घिरा होता है। फाइब्रस कैप्सूल का मतलब होता है कि प्लीहा के अंदर एक कैप्सूल होता है, ठीक है। अब जो एक कैप्सूल होता है प्लीहा के अंदर, यह जो है एक फाइब्रस ऊतक, ठीक है ना, फाइबर मतलब तंतु ऊतक से घिरा होता है, समझ गए। चलिए, और टोटल स्प्लीन के बात किया जाएगा तो वह पेरिटोनियम से ढका रहता है, ठीक है ना, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका कैप्सूल फाइब्रस ऊतक से घिरा होता है, मतलब स्प्लीन का जो कैप्सूल होता है यह फाइब्रस ऊतक से घिरा होता है, ठीक है। यह प्लीहा के आंतरिक भाग का निर्माण करता है, मतलब जो कैप्सूल होता है ना, यह कैप्सूल जो है प्लीहा के आंतरिक भाग में होता है, यानी उसके आंतरिक भाग का निर्माण करता है, ठीक है। और इस कैप्सूल को जो आंतरिक भाग का निर्माण करता है प्लीहा को, उसे ट्रेबिक्युलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्युलाई कहते हैं, ट्रेबिक्युलाई कहते हैं, ठीक है। नाम ध्यान से देखिएगा, ट्रेबिक्युलाई, ठीक है ना, ट्रेबिक्युलाई कहते हैं, ट्रेबिक्युलाई कहते हैं, ट्रेबिक्युलाई कहते हैं। यानी क्या समझे कि स्प्लीन में एक धंसा हुआ भाग हाइलम का होता है, यहाँ से आर्टरी और वेन निकलता है, ठीक है। इसके अंदर एक कैप्सूल होता है, यह कैप्सूल जो है प्लीहा के आंतरिक भागों का निर्माण करता है। और ये जो कैप्सूल होता है प्लीहा के अंदर, यह जो है किस चीज़ से ढका होता है? तो फाइब्रस टिश्यू से, तंतुमय ऊतक से ढका होता है, ठीक है, जो संपूर्ण आंतरिक भागों का निर्माण करता है यह कैप्सूल। और इस कैप्सूल को जो आंतरिक भागों का निर्माण करता है उसे ट्रेबिक्युलाई कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और बात किया जाए हमारे स्प्लीन का, तो स्प्लीन जो है पेरिटोनियम से ढका होता है, ठीक है। चलिए, प्लीहा के कोशिका पदार्थ के अंदर
प्लीहा के कोशिकीय पदार्थ के अंदर लिम्फोसाइट मैक्रोफेज पाए जाते हैं जिनको स्प्लेनिक पल्प कहते हैं, जो कि ट्रेबिक्यूलर के बीच में स्थित होता है। मेरे डियर, आप लोग को समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें कि ये चूँकि स्प्लीन हमारा लिम्फेटिक ऑर्गेन है तो इसके अंदर एक लिम्फोसाइट मैक्रोफेज पाया जाता है। लिम्फोसाइट मतलब लिम्फ से ही रिलेटेड एक ऑर्गेन होता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट मैक्रोफेज जो है इसके अंदर पाया जाता है प्लीहा के कोशिकीय पदार्थ के अंदर। मतलब प्लीहा के अंदर एक जो कोशिकीय पदार्थ होता है ना, वो जो है लिम्फोसाइट मैक्रोफेज जो है होता है, ठीक है, जिनको हम लोग स्प्लेनिक पल्प कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लेनिक पल्प कहते हैं, जो कि ट्रेबिक्यूलर के बीच में स्थित होता है। अब आप लोग क्या समझे हैं अभी तक आप संरचना में ये समझे हैं कि जैसे यह स्प्लीन है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, यह स्प्लीन है, ठीक है, यह स्प्लीन है, ठीक है। स्प्लीन में क्या होता है, एक इसके स्प्लीन के नीचे एक जो है क्या होता है, हाइलम होता है, इससे आर्टरी और वेन निकलता है या प्रवेश करता है, ओके। इसके आंतरिक भाग को निर्माण कौन करता है, ट्रेबिक्यूलाई, ठीक है ना, ट्रेबिक्यूलाई, ठीक है, आंतरिक भाग का निर्माण करता है जो एक कैप्सूल के रूप में होता है, समझ गए। और इस कैप्सूल को ढका हुआ किस चीज़ से होता है, तो टिश्यू ऊतक से, ठीक है, यह कैप्सूल ढका होता है। और इसी ट्रेबिक्यूलाई में जो है क्या होता है, इसी के बीच में जो है एक स्प्लेनिक पल्प जो है मौजूद होता है, और जिसे हम लोग जो है एक कोशिकीय पदार्थ के रूप में इसके अंदर जो है लिम्फोसाइट मैक्रोफेज होता है। मतलब इस कैप्सूल के अंदर एक कोशिकीय जो पदार्थ पाया जाता है वह लिम्फोसाइट मैक्रोफेज होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लेनिक पंप कहते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेबिकुलर के बीच में स्थित होता है। मतलब ये जो ट्रेबिक्यूलाई है इसी के बीच में एक जो है आपके स्प्लेनिक पल्प स्थित होता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, अब आप लोग को ये तो समझ गए होंगे कि ये जो है अंडाकार शेप में जो है लगभग जो है एक अंडाकार शेप में जो है यह होता है, ठीक है, संरचना में, ठीक है ना, ओवल शेप में होता है। ये जो है इसके नीचे एक हाइलम होता है, ठीक है, हाइलम होता है। यह संपूर्ण जो है पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम से क्या होता है, हाइलम वाला भाग पेरिटोनियम से ढका होता है, ठीक है, यह टोटल के टोटल पेरिटोनियम से ही ढका होता है। इसके आंतरिक भागों का निर्माण जो करता है वह कैप्सूल होता है, ठीक है। अब यह जो कैप्सूल होता है, यह कैप्सूल किस चीज़ से ढका है, तो यह कैप्सूल जो है फाइब्रस टिश्यू से घिरा हुआ है यह कैप्सूल, ठीक है। अब इस कैप्सूल के अंदर एक कोशिकीय पदार्थ होता है जिसे हम लोग लिम्फोसाइट मैक्रोफेज कहते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट मैक्रोफेज कहते हैं, जो एक कोशिकीय पदार्थ है। अब इसी लिम्फोसाइट मैक्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लेनिक पल्प बोलते हैं, ठीक है, स्प्लेनिक पल्प बोलते हैं, जो कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। ये जो स्प्लेनिक पल्प होता है कहाँ पे मौजूद होता है, इसी ट्रेबिक्यूलाई में स्थित होता है, ठीक है, ट्रेबिक्यूलर में स्थित होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, अब ये जो पल्प बीच वाला जो हम लोग ये पल्प देखे हैं, स्प्लीन के जो हम लोग ये बीच वाला पल्प देखे हैं, ये कैप्सूल के बीच में जो पल्प देखे हैं, इसी को लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेज भी कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार के पल्प होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के पल्प कौन से होते हैं, एक होते हैं लाल पल्प, रेड पल्प, और एक होते हैं व्हाइट पल्प, समझ गए। देखिए, इसमें रक्त भरा होता है, इसके अंदर वेनस साइनोसॉइड पाए जाते हैं। क्या होते हैं, रेड वाला में रक्त पाया जाता है, आराम से याद रखिएगा, और इसके अंदर वेनस साइनोसॉइड जो है पाए जाते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब व्हाइट पल्प देखिए, इसमें ऊतक रहते हैं, मतलब व्हाइट पल्प जो है इसमें ऊतक रहते हैं, इसमें मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। इसके अंदर स्प्लेनिक न्यूडल्स भी पाए जाते हैं। मतलब मैं आपको जो ऊपर बताया उसी को यहाँ पे दो अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। जैसे यह स्प्लीन है, यह कैप्सूल आंतरिक परत कैप्सूल बनाता है, इसके अंदर जो है मैक्रोफेज लिम्फोसाइट मैक्रोफेज है, या इसी को जो है स्प्लेनिक पल्प कहते हैं। यह आगे चल के दो भागों में विभाजित है, जो एक रेड वाला स्प्लेनिक पल्प है और एक वाइट वाला है। तो जो रेड वाला है, इस रेड वाला में रक्त पाया जाता है, और इसके अंदर जो है वेनस साइनोसॉइड भी पाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी की एक भाग है सफ़ेद वाला, इसमें जो है ऊतक होता है और मैक्रोफेज होता है और लिम्फोसाइट पाया जाता है,
ठीक है। और इसके अंदर जो है स्प्लेनिक नूडल्स होते हैं, ठीक है, जबकि इसके अंदर वेनस साइनोसाइडिस होते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा दोनों, लाल और सफ़ेद दोनों याद हो गया। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर अच्छे से मैं बता दिया कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, इसी को यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है। ओके, चलिए दो तरह के पल्प भी मैं आपको बता दिया कि इसमें दो तरह के पल्प होते हैं। अब महत्वपूर्ण बातें आता है प्लीहा के कार्य, फंक्शन ऑफ एस्प्लीन प्लीहा के कार्य निम्नलिखित है। ओके, देखिए जब कोई बात हम अगर सही से जब तक नहीं बता पाते हैं तब तक हमको खुद जो है संतुष्टि नहीं हो पाता है। यही कारण है कि मैं बार बार इस वीडियो में बताता हूं, जिसके कारण वीडियो बड़ा हो जाता है। वरना अगर हम उस सोच से बताते तो हम एक बार भी बता देते, इस सोच से कि आप वीडियो है तो वीडियो में आप नहीं समझ में आता है तो उसको रिपीट करके देखिए। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऑफलाइन के तरह आपको फीलिंग हो, इस कारण से मैं वीडियो में जो है 2 बार 4 बार 5 बार उसको समझाता हूं, ठीक है। इसीलिए वीडियो जो है बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको एक बेनिफिट है या लॉस है, आप सोच लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्प्लीन के फंक्शन पूछेंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेन है ज़्यादातर उसके जो है फंक्शन बहुत पूछता है। तो यह जीवाणुओं को मारता है। सबसे पहला याद रखिए कि यह बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 350 मिली रक्त संग्रहित होता है। अब आप लोग को पता है कि ये स्प्लीन को जो है रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रक्त आरबीसी का क्या होता है, स्टोर होता है मृत्यु के बाद, जीवन काल समाप्त होने के बाद। तो इसमें लगभग 350 मिली रक्त का संग्रह होता है। प्लीहा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। प्लीहा क्या करता है, ह्यूमन सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। गर्भ अवस्था के दौरान प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। अब क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो उस समय प्लीहा स्प्लीन जो है आरबीसी का भी निर्माण करता है। ओके, प्लीहा लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स को संग्रहित करती है और रक्त में मिलाती है। प्लीहा जो होता है यह आरबीसी और प्लेटलेट को संग्रह करने का काम करता ही है, आप लोग पहले से भी जानते हैं, और साथ में यह रक्त में मिलाने का भी काम करता है, ठीक है। प्लीहा रक्त को छानता है और रिजर्वर का कार्य भी करता है, मतलब यह रिजर्व करके रखता है ब्लड को, ठीक है, और छानने का भी काम करता है। प्लीहा रक्त में विद्यमान एंटीजेंस लिम्फोसाइट को क्रियाशील करती है। चूँकि यह एक लिम्फोटिक ऑर्गेन है तो यह इसके अंदर जो है रक्त में जो भी एंटीजेंस है, जो भी लिम्फोसाइट्स है, उसको जो है क्या करता है, क्रियाशील करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये 7 पॉइंट मैं आपको फंक्शन बता दिया कि यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसके अंदर ब्लड 350 ml संग्रह होता है, जीवाणु को मारता है, यह आरबीसी का निर्माण करता है प्रेगनेंसी में, यह आरबीसी और प्लेटलेट को संग्रह करता है और रक्त में मिलाता है, यह छानने का भी काम करता है और रिजर्वर का भी कार्य करता है, यह रक्त में विद्यमान एंटीजेंस और लिम्फोसाइट को क्रियाशील भी करता है। तो ये 7 पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा। प्लीहा जब पूछेगा तो आप प्लीहा क्या है उसको लिखने के बाद ये 7 पॉइंट जरूर लिखिएगा और फिगर बना दीजिएगा तो 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ओके, चलिए हो गया। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए गए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हमारा है थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्रंथि के बारे में, इसके कार्य और संरचना के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। मेरे डियर, थाइमस कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछ दिया तो 5 नंबर में, वरना कम ही चांस है इसके पूछने का, ठीक है ना। इससे पहले ज़्यादा चांसेज एस्प्लीन का बनता है, ठीक है। तो एस्प्लीन इससे ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, ओके ना। ये थाइमस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, बट जान लीजिए इसका इंपॉर्टेंट रोल है। यह ग्रंथि वक्षीय कैविटी में श्वास नली ट्रेकिया के स्थान पर 2 भागों में बटी होती है। सबसे पहले याद रखिए कि यह थोरेटिक कैविटी में होता है, ठीक है ना। यह ग्रंथि थाइमस एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है, ठीक है ना, जो थोरेटिक कैविटी वक्षीय कैविटी में मौजूद होती है, जो ट्रेकिया के स्थान पर 2 भागों में बटा होता है। जैसे ट्रेकिया मतलब जैसे श्वास नली है तो एक साइड ऐसे होता है, एक साइड ऐसे होता है, 2 जो है भागों में बटा होता है ट्रेकिया के स्थान पर। ओके, फिगर आगे दिखाएंगे, समझ जाइएगा। लिम्फ से बनी यह गुलाबी रंग की 2 खंडों वाली ग्रंथि होती है। आपको समझना चाहिए कि यह लिम्फ का एक ऑर्गेन है, यह भी एक लिम्फ का ही ऑर्गेन है। चूँकि हम इस चैप्टर में कोई भी हम देख रहे हैं सब जो है आपके लिम्फेटिक ऑर्गेन ही है, ठीक है। तो थाइमस भी ग्लैंड जो है एक लिम्फेटिक है। तो यह गुलाबी रंग के 2 खंड में जो है विभाजित होने वाला यह जो है एक ग्रंथि होती है, ठीक है। ये दोनों खंड संयोजी ऊतक से बनी परत द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अब ये जो दोनों खंड होता है ट्रेकिया के दोनों साइड में जुड़ा होता है, तो ये जो है क्या होता है, यह कनेक्टिव टिश्यू के बना हुआ परत से आपस में दोनों जो है जुड़ता है, ठीक है, समझिएगा।
समझ गए। इस ग्रंथि को बाल ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि 12 से 15 वर्ष की आयु तक ही विद्यमान मौजूद रहती है। मतलब ये जो थाइमस ग्रंथि होती है यह ज़्यादातर बाल्य अवस्था में ही होता है, या यूँ कहा जाए तो बाल अवस्था में यह बड़ा होता है। जब धीरे धीरे आयु बढ़ता है तो यह ख़त्म होते जाता है या छोटे होते जाता है। ठीक है, तो इस ग्रंथि को इसीलिए बाल ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह 12 से 15 वर्ष के आयु तक ही ज़्यादातर मौजूद होता है। ओके, इस ग्रंथि के अंदर असंख्य लसिकानु लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब चूंकि यह भी एक ग्रंथि ही है तो, और यह ग्रंथि के साथ साथ एक लिम्फेटिक ऑर्गेन भी है, तो इसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइट्स मतलब बहुत सारे लसिकानु मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, इसका वजन अधिकतम 40 ग्राम हो सकते हैं और नॉर्मल की बात किया जाए तो 10 से 15 ग्राम होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस ग्रंथि का कार्य जो है इम्यूनिटी, रोग क्षमता को बनाए रखना है। ओके, समझ गए। तो अभी तक आप क्या देखें थाइमस ग्लैंड के बारे में कि थाइमस ग्लैंड श्वास नली ट्रेकिया के दोनों स्थान, ट्रेकिया के जो है श्वास नली के स्थान पर 2 भागों में विभाजित रहता है और यह थोरेटिक कैविटी वक्षीय गुहा में मौजूद होती है। ओके, यह लिम्फ से बनी हुई एक गुलाबी रंग के होती है और 2 खंडों में विभाजित होती है। ठीक है, लेकिन दोनों खंड आपस में कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है? तो संयोजी ऊतक से जो है यह आपस में दोनों खंड जुड़ी हुई होती है। समझ गए। इस ग्रंथि को बाल ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अक्सर 12 से 15 वर्ष की आयु में जो है विद्यमान होती है। ठीक है, इस ग्रंथि के अंदर जो है असंख्य अनगिनत लसिकानु लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, इसका वजन अधिकतम बात होगा तो 40 ग्राम होगा और एवरेज की बात किया जाएगा तो 10 से 15 ग्राम होंगे। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। ओके, इस ग्रंथि का कार्य मुख्यतः यही है कि इम्यूनिटी को बनाए रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह एक लिम्फेटिक ऑर्गेन है और आप लोग जानते हैं कि लिम्फेटिक ऑर्गेन का काम ही है कि इम्यूनिटी सिस्टम को, रोगों को बचाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थाइमस ग्रंथि के कार्य, फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। ओके, देखिए इसके निम्नलिखित कार्य हैं। क्या क्या कार्य है देख लीजिए। पहला है कार्य, यह शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करने तथा शरीर की रोग क्षमता को बनाए रखने में थाइमस ग्रंथि की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चूंकि इसमें असंख्य लिम्फोसाइट होते हैं, यही कारण है कि इसमें जो है शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है और इसका यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, चलिए, यह ग्रंथि लैंगिक परिपक्वता से पूर्व लिंग ग्रंथियों सेक्स ग्लैंड्स को परिपक्व नहीं होने देती है। मतलब यह जो ग्रंथि है यह लैंगिक परिपक्वता से पूर्व जो है लिंग ग्रंथि सेक्स ग्लैंड को परिपक्व नहीं होने देती है। मतलब इस ग्रंथि का एक और रोल है कि जैसे किसी में अगर प्यूबर्टी नहीं आता है, यौना अवस्था नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक्स ग्लैंड यानी लैंगिक ग्रंथि का जो परिपक्वता होता है वह यौना आरंभ के साथ ही होता है। तो यह जो है क्या होता है कि एक समय पर क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है लैंगिक परिपक्वता को, ताकि बच्चे में ही जो है लिंग ग्रंथि जो है ज़्यादा परिपक्व न हो जाए। ठीक है, यही कारण है, देखते होइएगा कि 12 वर्ष के बाद ही जो है अक्सर जो है मेल है या फीमेल गर्ल है या बॉयज है, उसमें 12 वर्ष के बाद ही जो है उसके चाहे सेक्सुअल हार्मोन हो चाहे सेक्सुअल ग्लैंड है उसमें चेंजेज आता है। ठीक है ना, तो उस उम्र पर तब तक जो है धीरे धीरे यह समाप्त, जब इसका रोल ख़त्म हो जाता है, जब सेक्सुअल ग्लैंड एक्टिव होने लगता है तो इसका रोल समाप्त होने लगता है और नॉर्मली यह 12-15 वर्ष की उम्र पर यह समाप्त ही हो जाता है। जब यह समाप्त होता है तब सेक्सुअल ग्लैंड जो है एक्टिव होने लगता है। यही कारण होता है कि 12 से 15 वर्ष की उम्र में लड़कियों में क्या आने लगता है, मेंस्ट्रुएशन आने लगता है और लड़के में उसके शरीर में विकास होने लगते हैं गुप्तांग में। ठीक है, तो यही दूसरा कह रहा है कि यह लैंगिक परिपक्वता को पूर्व जो है लिंग ग्रंथियों को परिपक्व होने नहीं देते। मतलब जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी जब तक नहीं आता है तब तक यह जो है सेक्स ग्लैंड को पूर्व लिंग ग्रंथि को परिपक्व होने नहीं देता। मतलब स्पष्ट समझिए कि यह बच्चा में सेक्स ग्लैंड को परिपक्व होने से रोकता है। ठीक है ना, चलिए तीसरा है थाइमस ग्रंथि को नष्ट हो जाने अथवा उससे निकाल देने पर अस्थियाँ कोमल एवं भंगुर हो जाती है और उनकी वृद्धि नहीं होती है। अगर आप थाइमस ग्लैंड को निकाल देते हैं अथवा यह थाइमस ग्लैंड जो है नष्ट हो जाता है तो धीरे धीरे अस्थियाँ क्या होता है, भंगुर होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है और वृद्धि रुक जाता है। तो यह इसका कुछ फंक्शन है, रोल है, तो ये मैं आपको बता दिया।
अब आप यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, अब आप इस चीज़ को समझिए कि ये कहाँ पे होता है। तो जैसे यह ट्रेकिया है, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि ट्रेकिया के साथ में लगा होता है और ये दो खंड ऐसे में देख सकते हैं ना, यही दो खंड में जो है यह विभाजित होता है और यह कनेक्टिव टिश्यू के साथ में जो है बना होता है। यही हमारा जो है क्या है, ए वाला जो भाग देख रहे हैं ना, दो ऊपर से भी दो और नीचे से भी दो खंड यहाँ पे दिख रहा होगा, यही वाला जो है हमारा क्या है, कौन सा ग्लैंड है, यही हमारा जो है थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि यहीं पे स्थित होता है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारा मकसद यही है कि इसको दिखाना कि आय होता कहाँ पे है। नॉर्मली आप लोग जानिए कि इसका काम है कि यह शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले सेक्स ग्लैंड एक्टिव ना हो, इस पर कंट्रोल करता है और अगर इसको निकाल दिया जाए तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर और भंगुर और कोमल होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। बाकी मैं आपको दोनों प्रश्न अच्छे से बता दिया, यहाँ पर इसका इंग्लिश दिया गया है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम ID है, बात कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।